दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष एक नई श्रृंखला की शुरुआत में करने चल रहा हूं और ये बहुत ही लंबी श्रृंखला चलने वाली। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को मैं कवर करूंगा। देखिए, जब कभी कोई भी बच्चा तैयारी करने आता है या जो पहले से तैयारी कर रहे लोग हैं, उनके सामने एक बड़ी विडंबना होती है कि यार हमें हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक का वीडियो कहाँ से मिल पाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये सीरीज आपकी बहुत मदद कर पाएगी और आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक बात और कहना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें शायद न पता हो या लगे उन्हें ऐसा कि सर ये सारे टॉपिक तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पर दोस्तों प्रश्न जो मैं लेकर आपके सामने आ रहा हूं वो ये सभी प्रश्न नए नए हैं, नए तरीके से नए तरह से प्रश्न को बनाए गए हैं और वो आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। अभी आप आज देखेंगे क्लास तो खुद आपको समझ आएगा कि वाकई सर परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इस तरह की सीरीज है। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं दोस्तों कि इस सीरीज को आगे कंटिन्यू रखा जाएगा और डेली मैं चैप्टर चेंज करते रहूंगा, टॉपिक भी चेंज करते रहूंगा। जैसे आज इतिहास में हम टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं भारतीय इतिहास के स्रोत, ये आज की टॉपिक है। कल दोस्तों इस टॉपिक पे हम चर्चा नहीं करेंगे, कल हमारे सामने एक नई टॉपिक होगी, जैसे हम पाषाण काल पे चर्चा करेंगे। अगले दिन दोस्तों हम सिंधु घाटी सभ्यता पर चर्चा करेंगे, उसके अगले दिन दोस्तों नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो जब डेली टॉपिक चेंज होता जाएगा तो इससे आपकी तैयारी पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आपको पता चल पाएगा कि कितनी बेहतर तैयारी। एक बात और कहना चाहूंगा, वैसे तो आप सभी मेरी बात मानेंगे नहीं, शायद मेरी क्लास में होते आप लोग रेगुलर होते तो मेरी बात को मानते, लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूं उसको आप जरूर मानिएगा। अगर मानेंगे तो सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी, आप तैयार भी रहेंगे। ठीक है, आज हमारी पहली क्लास है, 1 से लेकर 30 तक के सवाल हम कवर करने चल रहे हैं और आगे दोस्तों हमारे फाउंडेशन बैच भी आ रहे हैं। आप लोगों को बड़ी आवश्यकता होती है कि सर सब्जेक्ट एक बार आप पढ़ा दीजिए ना पूरा का पूरा, तो मजा ही आ जाए। तो जैसे दोस्तों हमने हिंदी सब्जेक्ट को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, इसी तरीके से दोस्तों हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, साइंस का, अलग अलग विषय के दोस्तों ये फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप लगातार हमारे टच में बने रहिएगा। बहुत जल्द ये सभी कोर्स लाइव कर दिए जाएंगे हमारे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से। हमारा हेल्पलाइन नंबर है जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, जो आपने कहा कि सर क्या आपकी बात मानी जाए, तो बात ये मानिएगा दोस्तों, अपने सामने कॉपी कलम लेके बैठिएगा, एक तरफ अपना नाम लिखेगा, दूसरी तरफ स्टडी 91 का या नितिन सर का नाम लिखेगा और कोशिश करिएगा कि इन 30 सवालों में से हमें क्या आता है। जो बच्चे पढ़ चुके हैं पहले से, मैं उनके लिए बता रहा हूं कि एक बार आप देखिएगा कि 30 सवालों में आपने कितना सवाल हल किया। एक चीज, दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको अपंग नहीं बनाना चाहता, इसलिए मेरे जो सवाल हैं ये थोड़ा सा हटके सवाल हैं। मैं यहां किसी ऑप्शन की कोई बात नहीं कर रहा हूं, आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं है। ये तो वाली बात हो गई यार, आपसे पूछा जाए बताओ भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो आपने कहा सर ऑप्शन दीजिए। बताओ भारत की राजधानी कहां है, आपने कहा सर ऑप्शन दीजिए। बेइज्जती कराओगे क्या यार? हाँ, बेइज्जती कराने पे तुले हो? अरे ऑप्शन नहीं चाहिए, बिना ऑप्शन की दोस्तों मैं आप सभी की तैयारी कराऊंगा और देखिएगा धीरे धीरे ये सभी के सभी सवाल आपके जबान पर आ जाएंगे। आइए चर्चा करते हैं तो खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहला सवाल यहां पर क्या लिखा है, देखिए टॉपिक आज हमारा है दोस्तों भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक है, भारतीय इतिहास के स्रोत से कौन कौन से सवाल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, उन सवालों पर चर्चा करने हम चल रहे हैं। पहला सवाल है कि जिस काल की मानव घटनाओं का कोई लिखित वर्णन उपलब्ध नहीं है। ठीक है भाई, ऐसे काल भी तो हैं जहां का वर्णन कोई लिखित नहीं है, कुछ लिखा हुआ मिला ही नहीं। जैसे मान लो आज की जो सभ्यता है, अगर कभी ये सभ्यता समाप्त भी हो जाए तो यूट्यूब है, तमाम तरह की चीजें, अखबार है, न्यूज़पेपर है, कहीं ना कहीं लोगों को साक्ष्य मिल जाएगा। लेकिन ऐसा समय जहां पर कोई लिखित साक्ष्य नहीं था, लोग लिखना पढ़ना शायद नहीं जानते थे, फिर उस समय की जानकारी जो प्राप्त होती दोस्तों, उस काल को क्या कहा जाता है? आपसे पूछा जा रहा है उस काल को क्या कहा जाता है, तो याद रखेगा उसे कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। अब दूसरा सवाल आपके दिमाग में आने लगा, सर अगर मिल गया तो, अगर लिखित साक्ष्य मिल गया तो, अरे तो प्राग ऐतिहासिक में से प्राग शब्द को हटा लेना, बच जाएगा ऐतिहासिक काल। यानी जहां लिखित साक्ष्य मिल गया उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं और जहां कोई लिखित साक्ष्य नहीं है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और याद रखेगा संधि विच्छेद करके अलग करोगे तो प्राक मिलेगा, प्राक धन ऐतिहासिक बराबर प्रागैतिहासिक हो जाता है, क ग में बदल जाता है, व्यंजन संधि आता है। भाई हिंदी नहीं पढ़ा, पढ़ लो जाके। ठीक है, प्राक शब्द अलग होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन के पुरातात्विक स्रोत ये किस काल के हैं? पुरातात्विक स्रोत दोस्तों किस काल के हैं? तो लिखने पढ़ने वाला आइटम तो नहीं मिला, लेकिन पुरातात्विक स्रोत मिला। सर ये पुरातात्विक स्रोत क्या होता है? अरे भाई किसी तरह का मृदभांड मिल गया,
जो उस काल के बारे में जानकारी दे रहा है, किसी तरह का अभिलेख मिल गया, शिलालेख मिल गया, इस तरह का कुछ नया एंटिक चीज मिल गया जिसके माध्यम से पुराने समय के बारे में जानकारी मिलती है। तो याद रखेगा पुरातात्विक स्रोत जो होते हैं दोस्तों ये कहां पे लिए जाते हैं दोस्तों, ये प्रागैतिहासिक काल में ही देखने को मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ही दोस्तों आते हैं। तो याद रखेगा यहां जो आपका सही जवाब है क्या हो जाएगा, सॉरी ये लिखने नहीं दे रहा है, ठीक है, तो हो जाएगा दोस्तों प्रागैतिहासिक काल। सवाल आता है इस तरह का, ठीक है, ऑप्शन देखेगा, सवाल पूछेगा ना तो आपके सामने यही ऑप्शन देगा, दूसरा ऑप्शन नहीं आएगा। तीसरा सवाल देखिए, लिख रहा भारतीय इतिहास के स्रोतों को किन 3 भागों में बांटा जा सकता है। आपके सामने बता भी दिया कि भाई वो 3 भाग में ही बांटा जा सकता है। वो कौन कौन से भाग हैं दोस्तों? तो 3 भागों का नाम आपको बताना है जो भारतीय इतिहास के स्रोत जब हम पता करते हैं तब उनकी बात आती है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत है दोस्तों साहित्यिक स्रोत। क्या है दोस्तों? साहित्यिक स्रोत। ये साहित्यिक स्रोत सर क्या है? अरे भाई लोगों ने साहित्य लिखा, उस जमाने के जो लेखक थे, जो रचनाकार थे, उन्होंने किताबें लिखा और उन किताबों के माध्यम से उस युग का पता चलता है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे साहित्यिक स्रोत कहा जाता है, इसे साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। दूसरा क्या मिल सकता है सर? दूसरा मिलता है विदेशी यात्रियों का विवरण। क्या मिल जाता है? विदेशी यात्रियों का विवरण। सर ये क्या होता है? अरे तो बहुत सारे विदेशी यात्री भारत आए थे पुराने समय में, जैसे अलमसूदी का नाम सुना होगा, सुलेमान का नाम सुना होगा, फाहियान का नाम सुना होगा, वेंसांग का नाम सुना होगा, मेगस्थनीज का नाम सुना होगा। विदेशी यात्री थे जो भारत आए, कुछ तो भारत आके रुक गए, कुछ तो भारत आके ही बस गए और कुछ यहां से वापस चले गए। तो उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया, उस ग्रंथ के माध्यम से उस समय के भारत की पहचान होती है कि क्या था। तो दोस्तों वो भी इतिहास के स्रोत में काम आता है। तो एक स्रोत हो गया साहित्यिक स्रोत, दूसरा स्रोत हो गया, क्या हो गया दोस्तों? विदेशी यात्रियों का विवरण। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट स्रोत क्या है? वो पुरातात्विक स्रोत है। कुछ तो हमने खुदाई करके खुद ही से ढूंढ लिया, ठीक है भाई, खुदाई करोगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। तो याद रखेगा ये क्या हो गया दोस्तों? ये पुरातात्विक स्रोत हो गया। तो याद रखेगा इस तरह से यहां पर कुल 3 स्रोतों के बारे में दोस्तों जानकारी मिलती है जिसके माध्यम से किसकी गणना किया जाता है दोस्तों, पता चलता है, भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा भारतीय इतिहास जानने के, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या पूछता है, भारतीय इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोतों को किन 2 भागों में बांटा गया। वापस चल के दोस्तों इन साहित्यिक स्रोतों को भी 2 भागों में बांट दिया गया। वो 2 भाग कौन कौन से हैं? तो आपको परेशान करने के लिए मैं इस तरह का सवाल दिया हूं दोस्तों। कुछ भारतीय स्रोत मिलते हैं। भारतीय स्रोत मतलब भाई है तो साहित्य, यानी भारत के जो लेखक थे, जो भारत के रचनाकार थे, जो भारत के कवि थे, उन्होंने जो कुछ भारत को दर्शाया लिख करके, वो भारत के साहित्यिक स्रोत हैं। इसी तरह से कुछ विदेशी साहित्यिक स्रोत भी देखने को मिलते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं कि दोस्तों ह्वेनसांग ने सीयूकी की रचना किया। किसकी रचना किया? सीयूकी नामक ग्रंथ की रचना किया। ठीक है, तो भाई वो विदेशी स्रोत हो गया। तो याद रखेगा यहां विदेशी स्रोत हो जाएगा। तो दोस्तों साहित्यिक स्रोत में इन 2 स्रोतों की बातचीत करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लिख रहा अभिलेख। जी हां, अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, चित्रकला के अवशेष किस प्रकार के स्रोत होते हैं दोस्तों? मान लीजिए कहीं आपने खुदाई किया, वहां से किसी तरह का अभिलेख मिल गया, कोई शिलालेख मिल गया। सर ये शिलालेख क्या कहता है? तेरी की तुमको पता नहीं शिलालेख क्या होता है? एक बात बताओ, छोड़ो इस सबको, रखो साइड में। भाई कहीं सड़क का उद्घाटन होता है, कहीं किसी पुल का उद्घाटन होता है, बढ़िया सा एक शिलालेख लगा होता है, भाई फला मंत्री के कर कमलों के द्वारा दोस्तों शिलान्यास किया जा रहा है। वो जो शिलालेख होता है ना, वैसा ही शिलालेख उस पुराने जमाने में भी हुआ करता था। ठीक है, तो उसी को अभिलेख कहा जाता है, शिलालेख कहा जाता है। उस जमाने की जो मुद्राएं थी, जो सिक्के थे, वो आज जमीन में कहीं गड़े बड़े मिल जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो स्मारक, जो भवन बनाए गए थे, क्योंकि अब तो संस्कृति विलुप्त हो चुकी है, उस जमाने के बारे में कैसे पता चलेगा? खुदाई होगा, उसी खुदाई के दौरान चीजें मिलेंगी। ठीक है, कुछ मूर्तियां मिल सकती हैं, चित्रकला के प्रमाण मिल सकते हैं। दोस्तों ये जो अवशेष हैं, ये किस प्रकार के अवशेष हैं? भाई इसी को तो पुरातात्विक अवशेष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को पुरातात्विक अवशेष या पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? पुरातात्विक। ठीक है, यानी पृथ्वी के भूगर्भ में जाकर चीजें समा गई हैं, वहां से इन्हें खोद खोद कर निकाला जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए ये मैं ऑप्शन आपके सामने इसलिए नहीं दे रहा हूं, डायरेक्ट आप सवाल पढ़ो, डायरेक्ट आप उत्तर याद रखो। ठीक है भाई,
अच्छा, मैं एक सिंपल सा बात बताता हूं, बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे सर ये पढ़ाने का कौन सा तरीका है। एक बात बताओ, जैसे मैं आपको याद कराऊं, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, भी याद करो, भोपाल भी याद रखो, रायपुर भी याद रखो, रांची भी याद रखो। फिर आपको बताऊं कि इन तीनों को मत याद रखना, लखनऊ को याद रखना। कैसा रहेगा? अरे यार एक बात बताओ, तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, मित्र जैसे हो, गुरु मान लो, जो कुछ भी मान लो, ठीक है, बड़ा भाई मान लो, जो कुछ मान लो, आप समझो ना, अनायास के 3 ऑप्शन पे क्यों बातचीत करना, क्यों बातचीत करना? सीधे सवाल देखते हैं, सीधे उत्तर देखते हैं, सीधे आपको पता चल जाएगा फटाफट। आओ आगे देखते हैं। लिख रहा भारत में प्राचीन वस्तुओं के अध्ययन का कार्य सर्वप्रथम किसने शुरू किया? बहुत बढ़िया सवाल है और यह सवाल अक्सर आपके परीक्षा में आता है, ठीक है। कह रहा भारत में प्राचीन वस्तुओं के अध्ययन कार्य हेतु सबसे पहले क्या किया दोस्तों? अध्ययन का कार्य किसने शुरू किया दोस्तों? तो सबसे पहला जो अध्ययन शुरू किया ना, ये किसने शुरू किया? आपने नाम सुना होगा, इनका नाम था सर विलियम जोन्स। सुना है कि नहीं? बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, ठीक है भाई। कलकत्ता में विलियम जोन्स जी रहते थे, सर विलियम जोन्स, ठीक है। भारत में सबसे पहले प्राचीन वस्तुओं के अध्ययन का कार्य किसने शुरू किया दोस्तों? तो इसी विलियम जोन्स साहब ने शुरू किया है। आगे चल के दोस्तों, जब इन्होंने खूब प्राचीन वस्तुओं के अवशेष वगैरह देख करके खूब अध्ययन कर लिया, तो इन्हें जरूरत पड़ी एक लाइब्रेरी बनाने की। इन्हें बढ़िया एक लाइब्रेरी भी तैयार किया कलकत्ता में, जिसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कहा जाता है। क्या रखा होगा वहां पे? भाई ये जो चीजें मिलती थी प्राचीन वस्तुएं, उनके बारे में शोध करते थे, वो सब ले जाकर वहां जमा कर देते थे। तो 1782 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुआ है। यह सवाल भी दोस्तों परीक्षा में पूछा जाता है। 82 से 84 के दौरान याद रखेगा, एग्जैक्ट पीरियड 1784, 82 नहीं, 1784 में जो है विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था, ठीक है। फिलहाल याद रखेगा, विलियम जोन्स का नाम याद रखेगा। सबसे पहले प्राचीन वस्तुओं के अध्ययन का कार्य किसने शुरू किया? सवाल आएगा तो क्या बताएंगे? उत्तर बताइएगा, सीधा आपको बता रहा हूं, ठीक है। आगे देखिए क्या लिख रहा है। 1784 ईस्वी में, वाह सवाल भी आ गया आपके सामने, सर विलियम जोन्स ने किस संस्था की स्थापना किया और कहां पर किया? तो याद रखेगा दोस्तों, यह संस्था पश्चिम बंगाल में बनाई गई थी। पहली बात, कहां बनाई गई थी? पश्चिम बंगाल में। और इस संस्था का नाम क्या था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। क्या नाम था दोस्तों? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है, याद रखेगा। अच्छा सवाल है। और किससे संबंधित दोस्तों? तो सर विलियम जोन्स से संबंधित है। और विलियम जोन्स कौन थे? तो याद रखेगा, प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करने वाले भारत में पहले व्यक्ति माने जाते हैं, पहले व्यक्ति, ठीक है। और 1784 में बना था, ये भी याद रखेगा। लिख रहा ब्राह्मी लिपि। सर ये ब्राह्मी लिपि क्या होता है? जैसे हम लोग क ख ग घ लिखते हैं ना, ये देवनागरी लिपि है। क्या है दोस्तों? देवनागरी लिपि है। उसी तरह से प्राचीन भारत में एक लिपि चलती थी, ब्राह्मी लिपि। सर क्या तब लोग ब्राह्मी लिपि में लिखते थे? हाँ, ब्राह्मी लिपि में लिखते थे। ब्राह्मी एक लिपि हुआ करती थी। आप अशोक के शिलालेखों के बारे में पढ़ेंगे तो अशोक के ज्यादातर शिलालेख आपको ब्राह्मी लिपि में मिलेंगे। कुछ शिलालेख खरोष्ठी लिपि में मिलेंगे, मतलब जैसे उर्दू अलग लिपि में लिखा जाता है, मराठी अलग लिपि में लिखा जाता है। मराठी फिलहाल देवनागरी में चलता है। ये आपका सिख जो है दोस्तों, सिख लोग जो लिखते हैं पंजाबी, वो दोस्तों अलग लिपि में लिखा जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से हर देश की अपनी अलग अलग लिपियां हैं। तो उस जमाने में भी ब्राह्मी लिपि हुआ करती थी, खरोष्ठी लिपि हुआ करती थी, आर्मेयिक लिपि हुआ करती थी, देवनागरी तो अब आई है। तो लिख रहा दोस्तों, ब्राह्मी लिपि का अनुसंधान करके इसके अध्ययन को किसने सरल बनाया? जी हां दोस्तों, तो ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति कौन था? तो नाम आपने सुना होगा, उनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम था? जेम्स प्रिंसेप नाम था दोस्तों, जिन्होंने सबसे पहले क्या पढ़ा दोस्तों? ब्राह्मी लिपि का अनुसंधान करके उसको सरल बनाया, उसको पढ़ा। और आपको पता होगा कि ब्राह्मी लिपि में किसके अभिलेख मिलते हैं दोस्तों? तो अशोक के जो शिलालेख हैं, अशोक के शिलालेख या अभिलेख जो है दोस्तों, वो ब्राह्मी लिपि में थे। तो उनको पढ़ने वाला भी पहला व्यक्ति कौन है? यही जेम्स प्रिंसेप। अब इसी तरह से घुमा घुमा के सवाल पूछता भाई आपसे, ठीक है। तो परेशान होने वाली बात नहीं है, चीजों को आसान करके समझते चलिए कि भाई ब्राह्मी लिपि को डिकोड करके सबसे पहले किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, लिख रहा है एशिया माइनर में 1400 ईसा पूर्व। जी हां दोस्तों, ईसा पूर्व क्या होता है? जैसे अभी सन 2023-24 आ गया, 25 आ जाएगा, 26 आ जाएगा, और पीछे जाएंगे 22, 21, 20, 19, 18, ऐसे चला जाएगा। ऐसे करते करते कभी सन 1500 था, कभी सन 1000 था, कभी सन 500 था, कभी सन 1 रहा होगा, और उसके पहले 0 रहा होगा।
दोस्तों जीरो को माना जाता है कि जीरो से कहानी को शुरू माना जाता है और उसके पहले, ठीक है, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय होता है दोस्तों उसे ईसा पूर्व मानते हैं, बिफोर क्राइस्ट, बीसी, ठीक है। तो याद रखिए लिख रहा 1400 बीसी, यानी 1400 ईसा पूर्व भारत में क्या था भैया, सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो चुकी थी और ऋग वैदिक काल की शुरुआत हो चुकी थी। सन 1550 से ऋग वैदिक काल शुरू माना जाता है, ठीक है। तो ये सन 1400 बीसी जो है ये ऋग वैदिक काल का पीरियड है, जब हमारे यहाँ ऋषि महर्षि हुआ करते थे, जब वेद लिखे जा रहे थे, जब उपवेद लिखे जा रहे थे, उस समय का समय। लिख रहा है एशिया माइनर। एशिया माइनर कहां है दोस्तों, एशिया माइनर कुछ है नहीं, ये जो एशिया महाद्वीप है ना, उसका जो मध्य एशिया का भाग है उसी को एशिया माइनर कहा जाता है। मध्य एशिया का जो भाग है उसी को एशिया माइनर कहा जाता है। लिख रहा है एशिया माइनर में 1400 ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख मिला दोस्तों, और यह अभिलेख दोस्तों किस स्थान से मिला है, तो यह मध्य एशिया में दोस्तों एक जगह था बोगज कोई, क्या नाम था, मध्य एशिया में एक जगह था जिसका नाम था बोगज कोई, बोगज कोई। जी हाँ दोस्तों, तो बोगज कोई नामक स्थान था, यह स्थान है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो याद रखेगा बोगज कोई नामक स्थान से एक अभिलेख मिला दोस्तों। यह अभिलेख कितना पुराना है, 1400 बीसी। जी हाँ दोस्तों, लगभग याद रखेगा इस 1400 को और सन 2000 को पूरा ऐड कर लीजिए तो 2000 यानी एक 3000 एक 4 यानी 3400 साल पुराना, 3400 साल पुराना, कितना, 3400 साल पुराना यह अभिलेख मिला है बोगज कोई से। आज तक इससे पुराना कोई अभिलेख नहीं मिला है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात बता दें, इस बोगज कोई से जो अभिलेख मिला है ना, इस अभिलेख से 4 देवताओं के बारे में पता चलता है। कितने देवता के बारे में, 4 देवता के बारे में पता चलता है। आप नाम सुनकर अपने दांत को दबा देंगे, ठीक है, मुंह में, ठीक है, तो याद, अंगुली को दबा देंगे, ठीक है। तो याद रखेगा इंद्र, जी हाँ, इस बोगज कोई अभिलेख से इंद्र का उल्लेख मिलता है। इस बोगज कोई अभिलेख से वरुण देवता के बारे में पता चलता है। इस बोगज कोई उल्लेख से मित्र देव के बारे में पता चलता है, और इसी से नाशत्य के बारे में पता चलता है। किसके बारे में, नाशत्य के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो याद रखेगा नास्ति, ये 4 देवता जो ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवता माने जाते थे, उनके बारे में सबसे पहले कहां पता चलता है, इस बोगज कोई अभिलेख से पता चलता है, ठीक है। तो चीजों को बस आराम से पढ़ते चलिए, मेरी क्लास में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब मिलेगा। लिखिए एरड़, एरड़ दोस्तों मध्य प्रदेश में एक जगह का नाम है, मध्य प्रदेश में एक जगह है एरड़, ठीक है। इस एरड़ में दोस्तों वराह प्रतिमा मिली है। वराह तो किसे कहते हैं जानते होंगे, भगवान विष्णु के 12 अलग अलग अवतार हुए, ठीक है, जिसमें से वराह अवतार का नाम आपने सुना होगा। वराह सूअर को कहा जाता है, भगवान विष्णु का सूअर का अवतार था, और सूअर की जो सींग निकली हुई थी, जंगली सूअर थी, उस पर पृथ्वी को धारण किए हुए यह जो है वराह अवतार में भगवान विष्णु की मूर्ति है। गुप्तकालीन मूर्ति है, यानी जब गुप्त काल भारत में चलता था, सन 320 ईस्वी में गुप्त काल चलता था। कब, सन 320 ईस्वी में, उसके पहले नहीं था, ठीक है। तो याद रखेगा गुप्त काल जब से शुरू हुआ, उसी गुप्त काल में मूर्ति बनाई गई थी, ठीक है, वराह प्रतिमा। तो लिख रहा एरड़ मध्य प्रदेश में वराह प्रतिमा पर किसके लेखों का वर्णन मिलता है। इस वराह प्रतिमा पर जो भगवान की प्रतिमा है ना, उस प्रतिमा पर दोस्तों वर्णन मिलता है। किसका मिलता है दोस्तों, तो एक हुड़ शासक था तोरमाड़। क्या नाम था दोस्तों, तोरमाड़। तोरमाड़ कौन है दोस्तों, याद रखेगा हुड़ राजा था, हुड़ शासक था। भारत पर देखिए बहुत सारे विदेशी व्यक्तियों ने शासन किया, उन विदेशियों में से कुछ ऐसे भी, जैसे हुड़ के बारे में आपने पढ़ा होगा, शको के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो याद रखेगा हुड़ शासक तोरमाड़ जो था दोस्तों, उसके बारे में दोस्तों पता चलता है इस एरड़ अभिलेख से, ठीक है। और इसी एरड़ से दोस्तों याद रखेगा सबसे पहले सती प्रथा का पता चलता है, ठीक है। सती प्रथा का उल्लेख दोस्तों कहां हुआ है, तो सती प्रथा का उल्लेख भी भारत में कहां मिलता है, इस एरड़ अभिलेख से मिलता है, एरड़ अभिलेख से। जब से हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो आप वहां पढ़ेंगे जौहर प्रथा। इस सती प्रथा को बदल करके नाम रख दिया गया जौहर प्रथा, ठीक है, जौहर। तो मध्यकालीन इतिहास में जो राजपूतों की स्त्रियां हुआ करती थी, जब कभी किसी राजा पर कोई कब्जा कर लेता था तो उसकी वहां की जो रानियां होती थी, जो युवतियां होती थी, उनकी जान खतरे में न रहे, इसलिए वो खुद को जौहर कर लेती थी, यानी अग्निकुंड में खुद को भस्म कर लेती थी। अगर आपने पद्मावती देखा होगा मूवी, तो आपने पूरी फिल्म को देख करके समझ गए होंगे जौहर क्या होता है, ठीक है। फिलहाल सती प्रथा के बारे में सबसे पहले एरड़ अभिलेख से पता चलता है, और वही एरड़ में दोस्तों वराह प्रतिमा पर किसके लेखों का वर्णन है, तो याद रखेगा तोरमाड़ का वर्णन है। लगभग 500 ईस्वी की बात है, जब इस तोरमाड़ नामक शासक ने क्या किया था, पूरे मालवा पर कब्जा कर लिया था। सर ये मालवा क्या है,
पढ़ोगे, धीरे धीरे आगे जाएगा समझ में। ठीक है, मालवा, मालवा दोस्तों ये मध्य भारत का क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। मालवा, मालवा का पठार भी सुना होगा आपने। ठीक है, तो याद रखेगा ये मालवा का शासक था। ठीक है, पूरे मालवा को अपने कंट्रोल में ले लिया था। ठीक है, और एक शासक का नाम आपने पढ़ा होगा, मिहिर कुल का नाम, शायद आपने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, याद रखेगा ये तोरमाड़ का पुत्र था। तोरमाड़ का पुत्र था, कौन था दोस्तों, याद रखें इसका नाम था मिहिर कुल। ये भी बहुत बड़ा राजा हुआ करता था। ठीक है, मिहिर कुल। ठीक है, इसका नाम भी याद रखेगा, ये पुत्र था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सवालों पर चर्चा करते हैं। लिख रहा, किन अभिलेखों से पता चलता है कि ईरानी सम्राट डेरियस प्रथम, जी हां दोस्तों ये ईरान देश का राजा था डेरियस प्रथम, इसने सिंधु नदी का जो क्षेत्र था दोस्तों उस पर अधिकार कर लिया था, या सिंधु घाटी का जो क्षेत्र था उस पर अधिकार कर लिया था। राजा कहां का था, ईरान का। कब्जा कहां किया, सिंधु का। सिंधु कहां पे, पाकिस्तान वाले हिस्से में, भारत में नहीं है सिंधु। सिंधु नदी कहां दोस्तों, पाकिस्तान में बहती है। ठीक है, और इसकी सहायक नदियां भी कई सारी हैं, जैसे आप झेलम पढ़ते हैं, रावी पढ़ते हैं, ब्यास पढ़ते हैं, हालांकि इनका उद्गम स्थल भारत से ही है। सिंधु नदी भी दोस्तों ये जहां से ब्रह्मपुत्र निकलती है वहां से सिंधु निकलती है, जम्मू कश्मीर के रास्ते पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। उस समय पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब पाकिस्तान से आगे आप अफगानिस्तान जाएंगे, उसके आगे और जाएंगे तो ईरान पड़ेगा। ईरान देश का राजा था डेरियस प्रथम, उसने कब्जा कहां तक कर लिया था दोस्तों, सिंधु नदी घाटी तक दोस्तों अधिकार कर लिया था। और आज से पूछ रहा, बताइए उस अभिलेख का नाम क्या है जिस अभिलेख के माध्यम से इसका पता चलता है, तो याद रखेगा इसका नाम है पारसी पोलिस। क्या नाम है दोस्तों, पारसी पोलिस नाम है दोस्तों, याद रखेगा पारसी पोलिस नाम का अभिलेख था। पारसी पोलिस जो शब्द है इसे फारस के नाम से, पारसी पोलिस जो शब्द है दोस्तों स्पेशली से फारस कहा जाता है। तो फारस का राजा था, यानी ईरान का राजा था, वर्तमान में अब उसे ईरान कहा जाता है, याद रखेंगे। अच्छा, इस पारसी पोलिस में याद रखेगा दो चीजें आपसे पूछता है। एक तो पारसी पोलिस में महलों का निर्माण किसने कराया था, तो डेरियस से पहले एक राजा हुआ करता था जिसका नाम आपने सुना होगा, साइरस। क्या नाम सुना होगा, साइरस। ठीक है, साइरस, उसने सबसे पहले पारसी पोलिस में यानी फारस देश में यानी कि ईरान देश में महलों का निर्माण कराया। सबसे पहले क्या किया दोस्तों, उसने महल बनवाया था। बाद में दोस्तों स्टार्टिंग यहां से किया गया। ठीक है, सॉरी महल नहीं दोस्तों, साइरस के द्वारा इस पारसी पोलिस का चुनाव किया गया था और महल निर्माण का काम ये डेरियस ने किया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्थान का चुनाव किसने किया था, साइरस महान ने किया था, साइरस महान ने किया था। और वहां पर महल किसने बनाया था, तो डेरियस प्रथम ने बनाया था। कहां बनवाया था, यह बनाया था पारसी पोलिस में। पारसी पोलिस एक जगह का भी नाम है, पारसी पोलिस एक जगह का नाम है। जगह कहां पर, यह ईरान देश में। तब ईरान को हम फारस के नाम से जानते थे। ठीक है, फारस। ठीक है, तो ये सब चीजों को आप याद रखेगा, अच्छा सवाल है। आगे देखिए, करा किस साहित्य से पूर्व मौर्य काल के भारत की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक दशा के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, क्या लिख रहा है दोस्तों, मौर्य काल के बारे में नहीं पूछ रहा है, मौर्य काल के बारे में नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा दोस्तों पूर्व मौर्य काल। जी हां दोस्तों, यानी मौर्य काल के पहले का जो समय था उसके बारे में कहां से जानकारी मिलती है। अब बहुत सारे बच्चे यहां गलती से ना क्या करते हैं दोस्तों, चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है वो टिक कर लेते हैं। अरे भाई, चाणक्य के अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन व्यवस्थाओं के बारे में पता चलता है, मौर्यकालीन व्यवस्थाओं के बारे में पता है। भाई चाणक्य कौन था, चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे, किताब भी लिखा उन्होंने, चाणक्य ने किताब भी लिखा अर्थशास्त्र। तो भाई उस समय के बारे में पता चला। या फिर मैं आपसे कह दूं, मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना किया। इंडिका एक किताब है, गाड़ी का नाम नहीं, इंडिका एक किताब है। ठीक है, इसे लिखा है मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज अपने देश का नाम नहीं था, नाम थोड़ा इंग्लिश टाइप का है, तो जाहिर सी बात है ये बाहर से आया होगा। तो मकदूनिया का शासक जो सिकंदर था, सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस था, सेल्यूकस इसको लेकर के आया हुआ था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ पर लड़ाई करने शुरुआत में आया था, उसके साथ आया था ये जो है मेगास्थनीज, लेकिन हार जाता है सेल्यूकस, तो अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करा देता है और मेगास्थनीज को भारत छोड़ देता है। यही मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक की रचना किया है, उससे भी मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, यहां एक शब्द लिखा है पूर्व। जी हां दोस्तों, यही सब आपको ध्यान देना पड़ता है। तो पूर्व मौर्य काल के बारे में जानकारी कहां मिलती है दोस्तों, याद रखेगा अष्टाध्यायी, एक किताब है दोस्तों अष्टाध्यायी। ठीक है, उससे दोस्तों जानकारी मिलती है। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, तो याद रखेगा पाणिनि है। कौन, महर्षि पाणिनि का नाम सुना होगा, पाणिनि दोस्तों इसके रचनाकार हैं। ठीक है, अष्टाध्यायी जो किताब है उससे पूर्व मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, आई बात समझ में, एकदम आज पूरा इतना अच्छे से हम लोग पढ़ा जाएगा ना, मजा आ जाएगा यार। ठीक है, और रोज टॉपिक में चेंज करूंगा, बस आप मन लगा के पढ़ाई करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। एक बार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, पूरा इतिहास ऐसे रख दूंगा आपके सामने, खुश हो जाओगे आप। ठीक है, आ जाओ आगे। लिख रहा नंद एवं मौर्य वंश के पतन, गुप्त वंश की स्थापना। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा नंद वंश का पतन हुआ,
अरे जिसका स्वामी कौन था, महापद्मानंद ने बनाया था, ठीक है। घनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनता है, तो नंद वंश समाप्त होता है, मौर्य वंश चलता है, बड़ा लंबा समय रहता है मौर्य वंश का। उसके बाद मौर्य वंश समाप्त होता है तो शुंग वंश आता है, कण्व वंश आता है, और तब लास्ट में आता है दोस्तों गुप्त वंश, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, लिख रहा है इसके स्थापना की जानकारी दोस्तों, यानी लगभग दोस्तों आप बात करेंगे ना, यहां नंद वंश की बात करेंगे तो लगभग 326 ईस्वी की बात होगी, ठीक है। और अगर गुप्त वंश की बात करेंगे, सॉरी ये ईसा पूर्व की बात होगी, ठीक है। और अगर हम गुप्त वंश की बात करेंगे तो 320 ईस्वी की बात होगी। यानी देखिए लगभग 600 साल का इतिहास, कितना, 600 साल का इतिहास दोस्तों। इसके बारे में जानकारी कहां से मिलती है, तो याद रखेगा मुद्रा राक्षस एक किताब है दोस्तों, एक किताब है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस, ठीक है। मुद्रा राक्षस जो किताब है दोस्तों, इसमें इस 600 वर्ष के इतिहास का पता चलता है। कितना साल का, 600 वर्षों का इतिहास, ठीक है। 600 वर्षों का इतिहास दोस्तों इस मुद्रा राक्षस में बताया गया है। अच्छा, इसके लेखक कौन है दोस्तों, इसके लेखक कौन है, तो याद रखेगा मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त जी। कौन है, विशाख दत्त जी इसके लेखक हैं, इसे भी याद रखेगा। देखिए आज का जो हमारा चैप्टर है, ये हमारा चैप्टर क्या है, हम पढ़ रहे हैं दोस्तों भारतीय इतिहास के स्रोत की। जब हम इतिहास पढ़ने आते हैं तो हम इतना इतिहास हमें मिलता कहां से है, तो यहां से इतिहास को बनाया गया है, जोड़ जोड़ कर लिखा गया है, और वही इतिहास की चर्चा हम आगे करने वाले हैं। लिख रहा है जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख किसमें है। जो जैन धर्म से संबंधित जो भिक्षु हुआ करते थे, उनसे संबंधित जो नियम कानून है, जो व्यवस्थाएं हैं, वो किसमें दोस्तों रखी गई हैं, तो याद रखेगा एक रचना है दोस्तों आचारांग सूत्र। क्या नाम है दोस्तों, आचारांग सूत्र, याद रखेगा। उस के अंदर दोस्तों ये जैन भिक्षुओं के आचार नियम दिए गए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहां गड़बड़ी में गलत उत्तर भी देते, भगवती सूत्र कर लेंगे, नहीं भगवती सूत्र नहीं दोस्तों, भगवती सूत्र अलग रचना है। भगवती सूत्र में दोस्तों 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख किया गया है। बौद्ध धर्म की एक किताब है अंगुत्तर निकाय, उसमें भी 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है, और जैन धर्म की किताब है भगवती सूत्र, उसमें भी 16 महाजनपद की चर्चा की गई है। तो सवाल आता है भी, लेकिन यहां पर याद रखेगा आचारांग सूत्र, यानी जैन भिक्षुओं को कैसे रहना चाहिए, उनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में दोस्तों उल्लेख किया गया है, याद रखेंगे, ठीक है। लिख रहा महावीर स्वामी के जीवन की जानकारी किसमें मिलती है, महावीर स्वामी के जीवन की जानकारी कैसे मिलती है, तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कौन थे दोस्तों, 24वें। पहले नंबर पे ऋषभदेव हैं, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और वहां से लेकर के 24वें नंबर पे दोस्तों महावीर स्वामी की बात आती है, तो ये 24वें तीर्थंकर हैं। इनके जीवन की जानकारी दोस्तों किसमें मिलती है, तब आप करेंगे दोस्तों भगवती सूत्र। क्या करेंगे, भगवती सूत्र। जी हाँ दोस्तों, भगवती सूत्र जो रचना है, इस भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित जानकारी मिलती है। और आपको पता ना हो तो जान जाइए, विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है जिसमें 36,000 प्रश्नोत्तरी दिया गया है, प्रश्नोत्तर दिया गया है, 36,000 प्रश्नों के जवाब दिए गए हैं। इसीलिए दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा प्रश्नोत्तर ग्रंथ माना जाता है भगवती सूत्र। इसे भी आप याद रखेगा, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे फाउंडेशन बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आपके समक्ष हिंदी इंडिविजुअल का बैच है, आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और भी कई सारे फाउंडेशन बैच हैं जिसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करना हो तो इस नंबर पर कॉल करिए और संपर्क कीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला सवाल लिख रहा है दोस्तों, किस साहित्य में राजा विक्रमादित्य, जी हाँ दोस्तों राजा विक्रमादित्य, अब नाम थोड़ा सा कठिन कर दिया। एक्चुअली में राजा विक्रमादित्य का नाम क्या था, इनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही दोस्तों इन्होंने विक्रमादित्य उपाधि धारण किया था, ठीक है। इसीलिए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने कहा जाता था। इन्हीं के दरबार में दोस्तों नवरत्न रहा करते थे, ठीक है। नवरत्न किसके दरबार में रहा करते थे, इनके दरबार में। आगे चल के आप अकबर के बारे में पढ़ेंगे तो अकबर ने भी अपने यहां पर नवरत्न बिठाए हुए थे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले नवरत्न का कॉन्सेप्ट कहां मिला देखने को, यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में देखने को मिलता है। सवाल क्या है, लिख रहा किस साहित्य में, यानी कौन सी किताब में राजा विक्रमादित्य के बारे में जानकारी दिया गया। या सवाल ऐसे ही बन सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में दोस्तों जानकारी किस ग्रंथ में दिया गया है, तो याद रखेगा उस ग्रंथ का नाम है कथा सरित सागर। क्या नाम है, कथा सरित सागर। जी हां दोस्तों, कथा सरित सागर जो ग्रंथ है, इसके अंदर दोस्तों जानकारी दिया गया है। याद रखेगा, ये राजा विक्रमादित्य के बारे में दोस्तों जानकारी दिया गया है, इसको याद रखेगा, ठीक है। चलिए इसको याद रखेगा, बड़ा अच्छा सवाल है यहां से, ठीक है।
लेकिन एक चीज और बताइए दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय की बात मत करिए यहां पर, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय मुझे जहां तक याद है दोस्तों, कथा सरिस सागर दोस्तों राजा विक्रमादित्य, देखिए एक उपाधि है, ठीक है। राजा विक्रमादित्य क्या है, एक उपाधि। जैसे आप पढ़ेंगे महाराजा, बहुत सारे राजाओं ने महाराजा की उपाधि धारण किया, किसी ने राजा धीराज की उपाधि धारण किया, किसी ने सम्राट घोषित किया अपने आप को, किसी ने अपने आप को परम भागवत कहा, किसी ने अपने आप को विक्रमादित्य कहा। तो विक्रमादित्य के बारे में जो जानकारी मिलती है कथा सरिस सागर मिलती है, और कथा सरिस सागर में स्पेशली कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है, ठीक है। आगे देखिए सवाल लिख रहा है, कह रहा कश्मीर राज्य में स्त्री की पतनोन्मुख सामाजिक स्थिति का वर्णन किस साहित्य में किया गया है। तो दोस्तों ये वही कथा सरित सागर है, कथा सरित सागर है, जिसके अंतर्गत दोस्तों उस राज्य में जो स्त्रियां रहती थी कैसे उनका पतन हो रहा था और उससे संबंधित सामाजिक उल्लेख किया गया दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो इससे भी अच्छा सवाल है, याद रखेंगे। कल्हड़ द्वारा, कल्हड़ दोस्तों एक व्यक्ति का नाम है, उनके द्वारा एक रचना की गई दोस्तों राज तरंगिणी। जी हाँ दोस्तों, राज तरंगिणी एक किताब है, और इस राज तरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। किसका वर्णन है दोस्तों, याद रखेगा, इसमें कश्मीर का इतिहास बताया गया। किसका इतिहास दोस्तों, कश्मीर का इतिहास बताया गया है। और एक कथा सरिस सागर जो दोस्तों, इसमें भी कश्मीर का इतिहास बताया गया है। दोनों सवाल आप याद रखेगा, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। कथा सरिस सागर में खास करके कश्मीर के इतिहास के साथ साथ महिलाओं की जो स्थिति खराब थी उसके बारे में भी चर्चा किया गया। एक चीज और, कथा सरिस सागर की रचना किसने किया है, बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा सर इसका रचनाकार तो आपने बताया नहीं, और सवाल आ सकता है परीक्षा में, बिल्कुल आ सकता है। याद रखेगा, इसके रचनाकार का नाम है सोमदेव। क्या नाम है दोस्तों, सोमदेव, ठीक है। सोमदेव याद रखेगा। जैसे हमने पीछे पढ़ा अष्टाध्यायी, परीक्षा में आता है, अष्टाध्यायी किसकी रचना है, क्या बताएंगे, पाणिनि की रचना है। किसकी रचना है, पाणिनि की रचना है, ठीक है। उसी तरह से पूछेगा कथा सरिस सागर किसकी रचना है, तो क्या बताएंगे, सोमदेव की रचना है। राज तरंगिणी किसकी रचना है, कल्हड़ की रचना है। मुद्रा राक्षस पीछे पड़ा जिसमें 600 साल का इतिहास दिया गया था, किसकी रचना है, विशाख दत्त की रचना है। इस तरह से सवाल परीक्षा में आते हैं, तो उन्हें भी आप तैयार रहें पढ़ने के लिए, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा मौर्य काल की घटनाओं की जानकारी किस साहित्य में मिलती है। देखिए मौर्य काल की घटनाओं के बारे में बात करेंगे तो याद रखेगा उन घटनाओं के बारे में अर्थशास्त्र में उल्लेख मिलता है, ठीक है, अर्थशास्त्र में उल्लेख मिलता है। दूसरा याद रखेगा, इंडिका एक पुस्तक है दोस्तों, उसमें उल्लेख मिलता है। इंडिका की रचना किसने किया, बताया था मेगास्थनीज ने किया, उसमें भी उल्लेख मिलता है मौर्य काल के बारे में। और एक किताब और है दोस्तों, बृहत कथा मंजरी, ठीक है, बृहत कथा मंजरी, ठीक है। बृहत कथा मंजरी में भी दोस्तों इसका उल्लेख मिलता है। अच्छा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है दोस्तों, तो स्वयं चाणक्य जी हैं। चाणक्य का नाम विष्णु दत्त था। क्या नाम था, विष्णु दत्त या विष्णु शर्मा, तो उसे याद रखेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अर्थशास्त्र के रचनाकार हो जाएंगे। इंडिका की रचना दोस्तों सेल्यूकस का दरबारी कवि था जिसका नाम था मेगास्थनीज, उसने किया हुआ है। और ये बृहत कथा मंजरी दोस्तों ये किसकी रचना है, ये क्षेमेंद्र की रचना है, ठीक है। इसके लेखक का क्या नाम है दोस्तों, याद रखिएगा, क्षेमेंद्र नाम है, ठीक है, क्षेमेंद्र, ठीक है। तो याद रखेगा, इनके बारे में सवाल पूछ देता है, सिंपल सवाल दे देता है कि बताइए बृहत कथा मंजरी, जैसे पीछे पढ़ा ना, कथा सरिस सागर सोमदेव की रचना है, और बृहत कथा मंजरी किसकी है दोस्तों, क्षेमेंद्र की रचना है। तो याद रखेगा, क्षमा करना बड़ा होता है, इसी से आप याद रखेगा। क्षेमेंद्र से क्षमा याद रखेगा, बृहत से बड़ा याद रखेगा, तो क्षेमेंद्र बड़ा याद रखेगा, क्षमा करना बड़ा होता है, ठीक है। भद्रबाहु चरित, जहां दोस्तों भद्रबाहु चरित से किसके राज्यकाल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो भद्रबाहु चरित एक रचना है दोस्तों जिससे चंद्रगुप्त मौर्य, यहां दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समय के बारे में दोस्तों जानकारी मिलती है। आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से प्राणों का त्याग किया था। बहुत बड़े दोस्तों ये राजा थे, ठीक है, उसके बावजूद भी इन्होंने अपने प्राणों का त्याग कैसे किया है, संलेखना विधि से। जी हां दोस्तों, इन्होंने प्राण त्याग कैसे त्यागा है, प्राण त्याग किया है संलेखना विधि से। संलेखना पूछता है सवाल परीक्षा में, तो बताइएगा संलेखना विधि। ये संलेखना विधि क्या होता है, बिना अन्न जल का ग्रहण किए, बिना खाना पीना खाए दोस्तों बैठ जाना और स्वयं से अपने प्राणों का त्याग करना, ऐसी विधि दोस्तों से कौन फॉलो किया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने फॉलो किया है, याद रखेगा, ठीक है। अच्छा, इस भद्रबाहु चरित का रचना किसने किया है, तो इसका रचना किया है रत्नानंदी ने। किसने किया दोस्तों, रत्नानंदी दोस्तों इसके लेखक हैं भद्रबाहु चरित के, ठीक है, जिसमें मौर्य काल के बारे में बताया गया। लेकिन शुंग वंश का इतिहास, शुंग वंश दोस्तों याद रखेगा,
भारत की बात करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों नंद वंश के बारे में हम पढ़ते हैं। उसके पहले मगध साम्राज्य में हर्यक वंश चला करता था, शिशुनाग वंश चला करता था। ठीक है, हम बात करते हैं दोस्तों नंद वंश के। नंद वंश को समाप्त करके, घनानंद को हरा करके दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया। ठीक है, मौर्य वंश, ये मौर्य वंश काफी समय तक फला फूला। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आ गया शुंग वंश। ठीक है, क्या आ गया? शुंग वंश आ गया। शुंग के बाद दोस्तों कण्व वंश आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कण्व वंश आ जाएगा। शुंग के बाद ये कण्व वंश आ जाएगा और तब आप आगे बढ़ेंगे, तब आपको मिलेगा कुषाण। क्या मिलेगा? कुषाण। फिर आप और आगे जाएंगे तब आपको गुप्त वगैरह के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों मौर्य वंश को समाप्त करके शुंग वंश आया था और शुंग वंश को स्थापित किया था पुष्यमित्र शुंग ने। किसने किया था दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। आपसे पूछ रहा सवाल कि शुंग वंश का इतिहास ये किस किताब में मिलता है, किस साहित्य में मिलता है? तो दोस्तों एक रचना है महाभाष्य, नाम सुना होगा शायद आपने, महाभाष्य का नाम सुना होगा। ये महाभाष्य में किसके बारे में बताया गया है? शुंग वंश के इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक है, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? याद रखेगा, पुष्यमित्र शुंग थे। कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। सबसे पहले ब्राह्मण राजा कौन बना दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग। ये क्षत्रिय नहीं थे, ब्राह्मण थे। पहली बार दोस्तों कोई भारत में ब्राह्मण राजा बना था, याद रखेगा। ठीक है, अच्छा ये महाभाष्य दोस्तों किसने लिखा? तो याद रखेगा, महाभाष्य के बारे में बताऊं आपको, पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखा था, उसी पाणिनि के अष्टाध्यायी पर दोस्तों टीका लिखा गया, जिसे महाभाष्य के नाम से जाना जाता है। इस महाभाष्य को लिखा पतंजलि ने। किसने लिखा दोस्तों? पतंजलि ने लिखा, पतंजलि ने। ठीक है, पतंजलि। ठीक है, पतंजलि की रचना दोस्तों महाभाष्य। याद रखेगा, शुंग वंश के इतिहास के बारे में दोस्तों इसके माध्यम से पता चलता है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, लिख रहा है यूनानी आक्रमण की जानकारी किस साहित्य में मिलती है? दोस्तों यूनानी आक्रमण, जिसे हम यवन आक्रमण के नाम से जानते हैं, इतिहास में इसे यवन आक्रमण के नाम से पुकारा गया है। और इसके बारे में जानकारी कहां से मिलती है दोस्तों? तो याद रखेगा, गार्गी संहिता का नाम सुना होगा आपने। ये आपके लेवल से हटके जवाब है। ठीक है, जो बच्चे पढ़े भी होंगे पूरा इतिहास, उन्हें भी लग रहा होगा कि वाकई सर, नितिन सर जो आप दे रहे हैं ना, ये तो अल्टीमेट है, इससे बेहतर हमें कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। भाई आ जाओ, विश्वास करके आ जाओ। देखो हम बड़े बड़े ढकोसले नहीं करते, बड़े बड़े प्रचार नहीं करते। ठीक है, बहुत कहीं आना जाना नहीं है। ठीक है, अपना जीवन मस्त होकर जीते हैं और बढ़िया से कंटेंट तैयार करते हैं और एक नंबर का कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसे पढ़ करके आपका दिल खुश हो जाए। विश्वास करो, मजा आ रहा है कि नहीं? आज पहली क्लास है, आगे की क्लास पढ़ते रहो, झुमा दूंगा तुम्हें यार। ठीक है, कहीं कोई कमी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो गार्गी संहिता याद रखेगा, गर्ग नाम के एक ऋषि अपने देश में हुआ करते थे दोस्तों, गर्ग मुनि। और उन्होंने दोस्तों, हालांकि तो इस गार्गी संहिता में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है, लेकिन यवन आक्रमण के बारे में दोस्तों इसमें वर्णन मिलता है, देखने को, याद रखेगा। ठीक है, आगे सवाल देखिए, लिखा प्रबंध चिंतामणि ये किस संप्रदाय पर आधारित ग्रंथ है? सिंपल सी बात बताइए पहले कि किस संप्रदाय पर आधारित ग्रंथ है। तो याद रखेगा, प्रबंध चिंतामणि का जो संबंध है ये जैन धर्म से संबंध है। किससे दोस्तों? जैन धर्म से संबंध है, एक बात। और इसकी रचना किसने किया है? तो याद रखेगा, इसके रचनाकार है मेरुतुंग। कौन है? इसकी रचना किसने किया है? मेरुतुंग ने किया, मेरुतुंग। ठीक है, मेरुतुंग दोस्तों, मेरुतुंग आचार्य थे, उन्होंने प्रबंध चिंतामणि की रचना किया है, याद रखेंगे। लिख रहा मृक्ष कटिका। मृक्ष कटिका क्या है दोस्तों? इसका नाम एक्चुअली में मृक्ष कटिकम है। ठीक है, मृक्ष कटिकम नाम है दोस्तों। मृक्ष कटिकम की रचना किसने किया दोस्तों? बहुत अच्छा सवाल है। 10 कुमार चरितम। तो मृक्ष कटिकम की रचना किया दोस्तों शूद्रक ने। किसने किया है? शूद्रक ने मृक्ष कटिकम की रचना किया है। और इसी तरह से एक सवाल और आप याद रखेगा। ठीक है, दूसरा लिखेगा 10 कुमार चरितम, जो यहां लिख रहा है 10 कुमार चरितम। पहले यहां लिख लीजिए, बाद में उत्तर बताता हूं। ठीक है, 10 कुमार चरितम दोस्तों, इसे किसने लिखा है? इसे दंडी ने लिखा है। किसने लिखा है दोस्तों? दंडी, एक राइटर थे दंडी, उन्होंने लिखा है। और मृक्ष कटिकम शूद्रक ने लिखा। सवाल यहां से भी आते हैं परीक्षा में, मां कसम बहुत सवाल आया है, विश्वास मानिए, झूठ नहीं बोलना हो। किताब उठा के देखिए, सवाल बहुत सारे आए हैं, गड़बड़ी मत करेगा, याद करिए। पूछ क्या रहा है? लिख रहा है मृक्ष कटिकम और 10 कुमार चरितम नामक ग्रंथों में किस काल या समाज के बारे में दोस्तों जानकारी मिलती है? तो इन ग्रंथों में विवरण मिलता है दोस्तों गुप्त काल का। किसका मिलता है? गुप्त काल का विवरण मिलता है। ठीक है, जो गुप्त काल के राजा हुए, जैसे श्रीगुप्त हुए, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम हुए, चंद्रगुप्त द्वितीय हुए, समुद्रगुप्त हुए, स्कंदगुप्त हुए, उनके बारे में दोस्तों जानकारी मिलता है। तो गुप्त काल का वर्णन मिलता है इस मृक्ष कटिकम में और 10 कुमार चरितम में। दोनों के रचनाकार कौन है, इसे जरूर याद रखेगा, सवाल परीक्षा में आता है। ठीक है, आप सोच रहे होगे सर इतनी चीजें तो आप फ्री में पढ़ा देते हो,
तो फिर पेड में क्या दोगे? तो आप सोचो ना यार, ये तो ट्रेलर चल रहा है, अगर हम ट्रेलर में इतना अच्छा काम करते हैं तो सोचो पिक्चर में क्या होता होगा, ये तो आप कल्पना करो घर बैठ के, ठीक है। मन हो तो बैच ज्वाइन करो, नहीं मन हो तो कोई बात नहीं, ज्वाइन करोगे तो खुद ही मजा आ जाएगा। आगे लिखो, क्या लिखा है, करा फायान ने किस पुस्तक की रचना की और वेनसांग ने किस पुस्तक की रचना की, ठीक है। हम बचपन से पढ़ते चले आए कि वेनसांग किसके समय में आया था दोस्तों? वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। किसके समय में? हर्षवर्धन के समय में। और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आए। ये देखिए विदेशी यात्री थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आए थे, ठीक है। तो अलग अलग टाइम में अलग अलग राजाओं का शासन था, उस समय विदेश से चले आते थे, ठीक है, और राजा के दरबार में आकर के फिर वहां के बारे में लिखते थे, वर्णन करते थे, तो विदेशी ग्रंथ दोस्तों तैयार होता था। तो वेनसांग ने जो किताब लिखा दोस्तों, उनकी रचना का नाम है सी यू की। क्या नाम है? सी यू की। लेकिन फाहियान की किताब का नाम क्या है? कम बच्चे जानते हैं, ठीक है। तो याद रखेगा, आज के बाद मत भूलिएगा, इनका इस ग्रंथ का नाम है फो क्यू की। क्या नाम है दोस्तों? सी यू की, फो क्यू की। याद रहेगा आपको? याद रखेगा, बड़ा अच्छा सवाल है। और यहां से देखिए, ह से वेनसांग, ह से हर्षवर्धन याद रखेगा। बाकी फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, जिन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य कहा जाता था, वही जिनके यहां नवरत्न रहा करते थे, उन्हीं के समय में दोस्तों आया था। और ये फोक्यूकी जो ग्रंथ लिखा था, इसमें उस समय की जानकारी मिलती है, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है अरब यात्री लेखकों में प्रमुख लेखक कौन सा है, ठीक है। अरब यात्री में दोस्तों कौन कौन से लेखक आए थे? कई सारे राइटर आए थे, जैसे आपने नाम सुना होगा अल-बरूनी का। किसका नाम सुना होगा? अल-बरूनी का नाम सुना होगा। ये कहां से आया था दोस्तों? ये ख्वारिज्म से चलकर आया था, ठीक है। ख्वारिज्म कहां है दोस्तों? उज्बेकिस्तान में। कहां पर दोस्तों? उज्बेकिस्तान में है। वैसे आप उज्बेकिस्तान ना याद करके आप ख्वारिज्म में इसे याद रखिए, ज्यादा सही है, क्योंकि परीक्षा में ख्वारिज्म ही देगा, ठीक है। अल-बरूनी नाम सुना होगा, अल-बरूनी भारत आया था। उसी तरह से दोस्तों एक और है अल-मसूदी। क्या नाम है? अल-बरूनी अलग है और अल-मसूदी अलग है। अल-मसूदी कहां से आया था दोस्तों? ये बगदाद से आया था चल के। कहां से आया था? बगदाद से आया था। इसी तरह से एक और यात्री आया था, सुलेमान। कौन आया था? सुलेमान। ये कहां से आया था दोस्तों? ये तुर्की से आया था चल के। तो कई सारे विदेशी यात्री रहे हैं, अरब यात्री रहे हैं, जो अरब देश से भारत की यात्रा किए। कई कई तो अफ्रीका से आए हुए थे, जैसे मोरक्को से चल के आया हुआ था दोस्तों, क्या नाम था? इब्न बतूता, नाम सुना होगा आपने, वो वहां से आया था। ऐसे बहुत सारे पुर्तगाली आते हैं, बाद में अंग्रेज आएंगे, डच भी आएंगे, डेनिश भी आएंगे, तमाम लोग आए हुए हैं, ठीक है। लिख रहा पाल एवं प्रतिहार शासकों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति का वर्णन किसने किया है? जी हां दोस्तों, क्या लिख रहा है दोस्तों? पाल शासकों और प्रतिहार शासकों की बात कर रहा है। तो पहले बात करेंगे दोस्तों, पाल वंश का संस्थापक कौन था? सर पहले ये बता दो। पाल वंश का संस्थापक था दोस्तों गोपाल, और यह सवाल भी आपसे परीक्षा में आता है। तो सर लगे हाथ आप प्रतिहार का भी बता दो। सर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? प्रतिहार में दोस्तों, प्रतिहार में एक नाम मिलता आपको, गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है, तो उसको याद रखेगा। और प्रतिहार वंश का संस्थापक है नागभट्ट, याद रखेगा, नागभट्ट, नागभट्ट, ठीक है। और प्रतिहार में याद रखेगा गुर्जर प्रतिहार कहा जाता था। गुर्जर, पूरा नाम नहीं लिखा है यहां पर, लेकिन आप याद रखिए गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? कह रहा है इन दोनों के बारे में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी किसने दिया, जानकारी का वर्णन किसने किया दोस्तों? तो सुलेमान ने किया। जो तुर्की से आया था सुलेमान ना, उसी ने दोस्तों वर्णन किया, ठीक है। अगला लिख रहा अल-मसूदी, जो कहां से आया था? अल-मसूदी ये बगदाद से आया था भैया, ठीक है। लिख रहा अल-मसूदी ने 10वीं सदी के किन शासकों के बारे में लिखा है? अल-मसूदी ने, तो याद रखिएगा दोस्तों, अल-मसूदी ने खास करके राष्ट्रकूटों के बारे में लिखा है। किसके बारे में? राष्ट्रकूटों के बारे में और प्रतिहार शासकों के बारे में, ठीक है, प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा है। अच्छा, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? राष्ट्रकूट वंश जो भारत में चला है भाई, इसी राष्ट्रकूट वंश के संस्थापकों ने क्या किया था? इसके जो राजा थे, ठीक है, उन्होंने एलोरा, अजंता की गुफाओं का निर्माण किया था। सुना होगा आपने, अजंता तो नहीं, अजंता की गुफाओं का निर्माण फिलहाल गुप्त शासकों द्वारा किया गया, लेकिन एलोरा, रा से राष्ट्रकूट याद रखेगा, ठीक है। तो एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने किया दोस्तों? राष्ट्रकूट शासकों ने किया है। और पहले शासक कौन थे दोस्तों? दंती दुर्ग इनका नाम था, ठीक है। यह सवाल भी आता परीक्षा में, उठा के पेपर देख लेना, सवाल बाहर नहीं जाने दूंगा। भारत के किसी भी परीक्षा की तैयारी करिए, याद रखिए यहां से सवाल आने ही आने हैं। विश्वास कीजिए, बस जुड़ जाइए नितिन सर के साथ और आंख मूंद कर हमारे साथ बने रहिए परीक्षा तक, ठीक है। लिख रहा है किसके द्वारा
अश्वमेध यज्ञ किए जाने का उल्लेख किया गया है, वो भी कहां पर दोस्तों, महाभाष्य में। पीछे हमने पढ़ा दोस्तों महाभाष्य किसकी रचना है, तो अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो मैं आपको बता दे रहा हूं, यह रचना दोस्तों पतंजलि की, किसकी रचना है, पतंजलि की रचना है। इन्होंने ही दोस्तों पाणिनि के अष्टाध्यायी पर टीका लिखा था, और इसी किताब में, महाभाष्य वाली किताब में शुंग वंश का वर्णन मिलता है। पीछे आपने पढ़ा पुष्यमित्र शुंग पहला ब्राह्मण राजा था दोस्तों, जिसने मौर्य वंश को समाप्त करके मौर्य वंश का जो आखिरी राजा था उसका नाम था बृहदत्त। बृहद्रथ को मार करके, बृहद्रथ का सेनापति रहता है पुष्यमित्र शुंग, और वो जो है अपने राजपाट स्टार्ट करता है। तो कह रहा दोस्तों अश्वमेध यज्ञ किए जाने का उल्लेख महाभाष्य में है। और किसने किया था दोस्तों, तो याद रखेगा यह यज्ञ भी किया था पुष्यमित्र शुंग ने। मैंने आपसे बताया ना, पुष्यमित्र शुंग दोस्तों पहला ब्राह्मण राजा है, इसे भी आप याद रखेंगे, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो दोस्तों सवाल कैसे लगे आपको, अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज आप सभी से निवेदन है कि आप लाइक करना नहीं भूलेंगे। आपसे निवेदन दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारी मैं आपको देते रहूंगा, आगे भी देते रहूंगा दोस्तों, मेरा प्रॉमिस है। ये हमारे वो विषय हैं दोस्तों जो पूरी तरह से यूट्यूब पर पढ़ा दिए गए, उन्हीं का हैंड रिटन नोट्स हैं। आप चाहें तो इसे हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन के माध्यम से परचेज कर सकते हैं। हमारे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से किताबें भी जाती हैं दोस्तों, फ्री होम डिलीवरी दिया जा रहा है किताबों का। किताब आपको परचेज करना है, 3 से 4 दिनों के अंदर भारत के किसी भी कोने में आप होंगे वहां तक आपकी किताबें पहुंच जाएंगी। विश्वास करिए, जबरदस्त किताबें हैं। हमारी किताबों को पढ़िए, कोर्स को ज्वाइन करिए, यूट्यूब पर आइए, जुड़िए। पसंद हो तो क्लास को लाइक जरूर करिए। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।